नमस्कार। आज हम जम्मू कश्मीर के मैप को जरा गहराई से समझने वाले हैं और हमारा गाइड वो कोई और नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया एक इंडियन एटलस है। तो चलिए देखते हैं ये मैप हमें क्या कहानी सुनाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक मैप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा 70 साल पुरानी विभाजन, संघर्ष और पहचान की कहानी बता सकता है? असल में मैप सिर्फ लकीरें नहीं होते, ये इतिहास की, जीती हुई और हारी हुई लड़ाइयों की और बदलती पहचान की दास्तान सुनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये लकीरें आखिर खींची कैसे गईं। तो कहानी की शुरुआत होती है 26 अक्टूबर 1947 से। इस दिन एक बहुत ही जरूरी कानूनी दस्तावेज पर साइन हुए थे, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र कहते हैं। इस पर साइन किया था महाराजा हरी सिंह ने, और बस इसी एक साइन के साथ जम्मू और कश्मीर की पूरी रियासत कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन गई। कह सकते हैं कि यही वो नींव का पत्थर था जिस पर इस क्षेत्र का आज का भविष्य लिखा गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर जो था जमीन पर हकीकत उससे थोड़ी अलग निकली। कानूनी तौर पर विलय तो हो गया, पर असल में जमीन पर हालात बदलते चले गए। अब हम देखेंगे कि 1947 के बाद कैसे एक पूरा क्षेत्र कंट्रोल के अलग अलग जोन में बंट गया और नक्शे पर नई लकीरें खिंच गईं। तो सबसे पहला और बड़ा हिस्सा जो हमें नक्शे पर दिखता है वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम POK भी कहते हैं। 1948 में पाकिस्तान ने इस हिस्से पर अपना कंट्रोल बना लिया। इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? इसमें आते हैं गिलगित, बाल्टिस्तान और जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है वो भी, और इसकी राजधानी वो है मुजफ्फराबाद। और ये कितना बड़ा इलाका है, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा, 30%। सोचिए, जो ओरिजिनल जम्मू और कश्मीर रियासत थी उसका लगभग 30% हिस्सा POK में आता है। ये आंकड़ा अपने आप में इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को कई गुना बढ़ा देता है। अब कहानी में एक और प्लेयर आता है, चीन। नक्शे का दूसरा बड़ा हिस्सा है अक्साई चिन। ये उत्तर पूर्वी इलाका है जिस पर 1962 से चीन का कंट्रोल है, और ये भी एक बड़ा विवादित क्षेत्र बना हुआ है। और यहाँ भी एक नंबर हमें इसकी साइज के बारे में बताता है, लगभग 10%। तो अगर हम 30% POK और 10% अक्साई चिन को मिला दें तो ओरिजिनल रियासत का करीब 40% हिस्सा भारत के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर है। ये नंबर हमें कहानी का पूरा स्केल समझाते हैं। चलिए अब हम नक्शे के उस हिस्से में चलते हैं जहां भूगोल इतना खतरनाक है कि वो खुद एक दुश्मन बन जाता है। ये वो जगह है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा और शायद सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र मौजूद है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की। काराकोरम रेंज में फैला हुआ एक विशाल बर्फीला रेगिस्तान। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब जिस जगह ये मौजूद है, वो इसे बहुत ज्यादा अहम बना देती है। यहाँ से भारत, पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। और हमारा जो एटलस है वो इसे समझाने के लिए कोई लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं लिखता, वो बस एक लाइन में इसकी पूरी हकीकत बयां कर देता है। और वो लाइन है, विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र। बस यही एक लाइन वहाँ के मुश्किल हालात और हमारे सैनिकों के जज्बे को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि भारत का कंट्रोल यहाँ कैसे स्थापित हुआ? ये हुआ था 1984 में। तब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक बहुत ही डेयरिंग ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। इसी ऐतिहासिक मिशन के जरिए भारत ने ग्लेशियर और उसके बेहद जरूरी दर्रों पर अपना कंट्रोल हासिल किया, जो आज भी कायम है। लेकिन कहानी सिर्फ सियाचिन की नहीं है, इस पूरे इलाके का भूगोल ही इसकी ताकत है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और संकरे दर्रे, ये सब मिलकर एक ऐसा लैंडस्केप बनाते हैं जो किसी भी सेना के लिए एक चुनौती है। तो यहाँ की जो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं वो हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये कुदरत के बनाए हुए किले हैं। और इन पहाड़ों के बीच से जो रास्ते गुजरते हैं, यानी जो दर्रे हैं, जैसे काराकोरम पास, जोजिला, बनिहल, ये सब ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री मूवमेंट के लिए लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। और अगर आपको इस इलाके की ऊंचाई का अंदाजा लगाना है तो बस एक नाम ही काफी है, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ऊंचाई 8611 मीटर्स। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो फिलहाल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। अच्छा, यहाँ एक मजेदार कंफ्यूजन भी है जिस पर एटलस ध्यान दिलाता है। दो नाम हैं, गुलमर्ग और गुलबर्गा।
गुलमर्ग तो जम्मू कश्मीर का खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है और एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर भी। वहीं गुलबर्गा वो कर्नाटक में है। नाम मिलते जुलते हैं पर जगहें जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। अब जरा इस क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो अपने आप में काफी अनोखा है। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां हैं जो मौसम के साथ बदलती हैं। इस पुरानी परंपरा को दरबार मूव भी कहा जाता है। तो होता यह है कि गर्मियों में यानी मार्च से अक्टूबर तक राजधानी होती है श्रीनगर, जिसे सम्राट अशोक ने बसाया था। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं और भारी बर्फबारी शुरू होती है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मूव कर जाता है जम्मू में, जो तवी नदी के किनारे बसा है। तो अब तक हमने जो भी देखा, चाहे वो बंटवारे की लकीरें हों, ऊंचे पहाड़ हों या बदलती राजधानियां, इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है, जम्मू और कश्मीर सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है। इसकी पहचान कहीं ज्यादा गहरी और कॉम्प्लेक्स है। इसकी मल्टी लेयर्ड पहचान को समझने के लिए कुछ जगहों पर नजर डालते हैं। लद्दाख, जो भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। उधमपुर, जहां इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। अमरनाथ और वैष्णो देवी, जो करोड़ों लोगों के लिए आस्था के केंद्र हैं। और कारगिल, जो 1999 के ऑपरेशन विजय का गवाह रहा है। ये सब मिलकर इस जगह की असली तस्वीर बनाते हैं। तो एटलस की इन लकीरों और कहानियों से गुजरकर हम ये समझ सकते हैं कि ये जमीन कितनी परतों में लिपटी हुई है। भूगोल, इतिहास, सियासत, आस्था, सब कुछ यहाँ आकर मिल जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी जमीन जिसे इतनी सारी लकीरों में बांटा गया हो, उसके भविष्य का